इस वीडियो के शब्द हमारे हैं, लेकिन इस वीडियो की प्रेरणा हमारे एक फॉलोअर साथी, हमारे एक एडवोकेट साथी जिनका नाम विष्णुजी सोनी है, जो कि हमारे फेसबुक के फॉलोअर हैं और हमें वॉच करते हैं। जब हमने सिविल कैसे सुधारे और उस पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आप छोटे छोटे कंज्यूमर लोन लीजिए और छोटे छोटे कंज्यूमर लोन की छोटी छोटी किस्तें आप भरते रहिए, आपकी सिविल खुद ब खुद सुधर जाएगी। तब उन्होंने एक बेस्ट आइडियाज दिया था कि अगर कोई कंपनी आपको लोन नहीं देती है तो आप अपने गोल्ड पे आप छोटा मोटा लोन ले सकते हो और उस गोल्ड लोन को आप टाइम टू टाइम पे करते हो, आपकी सिविल वैसे ही सुधर जाएगी। बस बात यह है कि आपको लोन किसी कंपनी से लेना पड़ेगा जो सिविल रिपोर्ट करती हो। धन्यवाद विष्णु जी सोनी जी, वकील साहब, बहुत ही अच्छा आपका आइडिया। और कई लोग कहेंगे कि हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं है, गोल्ड लोन कैसे ले? तो जरूरत नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का लोन लो। आप किसी छोटे आइटम पर 5,000 10,000 20,000 तक का भी लोन लेकर अपनी मंथली ईएमआई समय पे जमा करके आप अपनी सिविल सुधार। आज साहब आमनिया ने बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया है कि सर लॉयर बड़े होते हैं या एडवोकेट? इससे पहले मैं आपको लॉयर और एडवोकेट में अंतर बता चुका हूं और इस में भी आपको लॉयर बड़े या एडवोकेट, ये जो वीडियो बनाऊंगा उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने एलएलबी पास कर ली हो, लेकिन उसने संबंधित बार काउंसिल से अपना एनरोलमेंट नहीं कराया हो, जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हो, पक्षकारों की ओर से पैरवी नहीं करते हो, उनको लॉयर कहते हैं। और एडवोकेट जो होते हैं वह पक्षकारों की ओर से कोर्ट में पैरवी करते हैं, वह बार काउंसिल से एनरोलमेंट होते हैं, उन्हीं को एडवोकेट्स कहा जाता है। यानी कि एडवोकेट जो होते हैं वो लॉयर भी है और एडवोकेट भी है, लेकिन प्रत्येक लॉयर एडवोकेट हो यह कंपलसरी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि एडवोकेट जो होता है वह कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकता है और अपने क्लाइंट को सजेशन परामर्श भी दे सकते हैं, लेकिन लॉयर केवल सजेशन परामर्श ही दे सकते हैं, वह कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी सोलंकी कहते हैं कि सर मैंने किसी पार्टी को चेक दिया था, उसने मेरा चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया और दूसरे व्यक्ति ने मेरा चेक बाउंस करा दिया। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती जा रही है, जहां चेक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह व्यक्ति अपने अकाउंट में लगाकर चेक बाउंस करा के 138 का केस फाइल करा देता है, जिसको कि आप जानते भी नहीं हो। और वह व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर चेक बाउंस कराते हैं, जिससे लोगों को कोर्टों के चक्कर दूसरी जगह काटना पड़े। यदि आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो, उसके पास आपका चेक गया है और उसने आपका चेक बाउंस करा के आपको लीगल नोटिस दिया है, ऐसे मामले में आप तुरंत नजदीकी पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि यह टोटली अपराध है, यह एक क्राइम है कि आपका चेक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और वह व्यक्ति आपका चेक बाउंस कराता है, जिससे कि आप कभी मिले ही नहीं, जिससे कि आप जानते ही नहीं, जिससे कि आपका कोई लेन देन ही नहीं है। यह अपराध है, यह चुप नहीं बैठना चाहिए, तुरंत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए आपको, आपके द्वारा। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर महावीर सिंह जी नरूका पूछते हैं कि सर मैंने एक पार्टी से चेक देके पैसा उधार लिया, मैंने उसको पैसा लौटा भी दिया, लेकिन न मेरे चेक दे रहा है न मेरे स्टाम्प दे रहा है। मुझे डर है कि मेरा चेक बाउंस करा लेगा, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, मैं क्या करूं? ऐसे सवाल बहुत सारे हमारे लोगों के, बहुत सारे फेसबुक फॉलोअर के। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एविडेंस खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पैसा भी नगद लिया था और लौटा भी आपने नगद दिया है। ऐसी अवस्था में आप उससे टेक्स्ट मैसेज करें, फोन करें, व्हाट्सएप करें और अपने दस्तावेज तैयार करें, अपने सबूत तैयार करें कि आपने उसको पैसा लौटा दिया है। आप उससे चेक वापस मांगे। 2-3 बार जब आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, कॉल कर दोगे, उसके बाद आप उसको लीगल नोटिस दे दो कानूनी रूप से कि मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा यदि तुम चेक नहीं देते हो तो। और उसके बाद भी व्यक्ति चेक नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो और आपके टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप कॉल्स और ये लीगल नोटिस बतौर सबूत काम आएंगे। सवाल अब्दुल जी कलाम ने पूछा है कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस करता हूं, मैंने गुजरात की एक पार्टी को 4 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किए हैं, अब वह न तो माल भेज रहा है और न ही मुझे मेरा पेमेंट रिफंड कर रहा है। ऐसे कई सवाल हमारे फेसबुक पोस्ट पर साझा हुए हैं कमेंट के रूप में। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार से चीटिंग और धोखाधड़ी करता है तो यह ऑफिशियली आपके साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने आपसे पैसा ले लिया ऑनलाइन और कहा मैं माल भेज दूंगा, अब न माल भेज रहा है न आपको पेमेंट रिफंड कर रहा है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं पुलिस थाने में। अगर आपकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है, आप सीनियर पुलिस अधिकारी को कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आप कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपने जिस क्षेत्र में बैठकर अपना पेमेंट ट्रांसफर किया है, उस व्यक्ति से वार्तालाप किया है, उस पुलिस थाना के कंसर्न क्षेत्र में आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा के कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि और भी लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी नहीं हो। हमारे फेसबुक फॉलोअर सत्यनारायण जी गुप्ता
के सवाल पर यही उत्तर दूंगा, यदि आप किसी भी व्यक्ति का कोई पुराना 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको तभी खरीदना चाहिए जब वो वाहन उस व्यक्ति के नाम पर हो। दूसरा, उस पे किसी बैंक का लोन यानी कि हाइपोथिकेशन नहीं हो, क्योंकि यदि किसी वाहन पे लोन चल रहा है तो वह लोन उस गाड़ी पर है और उस गाड़ी का असल स्वामी उस कंपनी को माना जाता है। यानी कि वाहन पर लोन है, मतलब वह लोन हायर परचेस एग्रीमेंट के तहत है, यानी वह व्यक्ति तब तक उस वाहन का मालिक नहीं है जब तक उस वाहन के लोन को चुका के एनओसी प्राप्त करके आरटीओ में एनओसी जमा करा के उस आरसी पे लगा हुआ एक्सपीरियंस नहीं हटवा देता है। आप यदि किसी लोन ली हुई गाड़ी को खरीदते हैं और ऐसी अवस्था में यदि कंपनी वाले चाहे तो उस गाड़ी को सीज कर सकते हैं और आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी गाड़ी खरीदने से हमेशा बचें।